मी श्री योगेंद्र यादवजी, आपले आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, सुभाष वारे, आपले बारामतीचे लोकसभेचे उमेदवार सुरेश खोपडे आणि इथे जमलेल्या सर्व उपस्थित प्रेक्षकांचं मी आधी स्वागत करते. आज आपल्याबरोबर जयदेव गायकवाड आणि अरुण खोरेही आहेत. आमदार जयदेव गायकवाड आणि अरुण खोरे आहेत, त्यांचंही मी स्वागत करते. आजचे आपले प्रमुख वक्ते जे आहेत त्यांची जास्त ओळख करून द्यायची गरज नाही. आपण 96 सालापासून त्यांना एक सेफॉलॉजिस्ट आणि राजकीय विश्लेषक म्हणून ओळखतो, पण सध्या मात्र त्यांची ओळख आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, एक फाउंडर मेंबर आणि प्रवक्ते अशीच आहे. आणि त्यातच त्यांना अभिमान वाटतो असं ते नेहमी म्हणत असतात. आपण त्यांनी अतिशय शांतपणे, ठामपणे आणि मुद्देसूदपणे केलेली टिप्पणी सततच टीव्हीवर ऐकत असतो. त्याच्यामध्ये ते आम आदमी पार्टीचे वेगवेगळ्या प्रश्नांवर, मुद्द्यांवर वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि धोरणं याच्याविषयी ते बोलत असताना आपण त्यांना ऐकतो. ते एक अतिशय चांगले लेखक आहेत. पॉलिटिकल सायन्स आणि डेव्हलपिंग सोसायटीज आणि त्या अनुषंगाने असणाऱ्या अनेक विषयांवर त्यांनी खूप आर्टिकल्स लिहिलेले आहेत. अतिशय अभ्यासपूर्ण अशी आर्टिकल्स आहेत. खूप सोप्या भाषेमध्ये रसाळपणे लिहिलेली आर्टिकल्स आहेत. आणि ते मला असं वाटतं की आपल्यापैकी ज्यांना ज्यांना संधी मिळेल त्यांनी ती जरूर वाचावीत. आणि जसे ते बोलतात, जसे ते लिहितात तितक्याच रसाळपणे ते बोलतातही. आणि आजचा त्यांचा जो विषय आहे, वैकल्पिक राजनीति का महत्व और भविष्य, ऑल्टरनेटिव्ह पॉलिटिक्स, इम्पॉर्टन्स अँड इट्स फ्युचर, हा जो विषय आहे तो आजच्या भारताला अतिशय रेलेव्हंट असा आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे. तेव्हा मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आता प्लीज यावं. आणि त्यांच्या भाषणानंतर आपल्या सगळ्यांना, आता त्यांच्या भाषणादरम्यान आमचे कार्यकर्ते कागद देतील, त्याच्यावर आपले प्रश्न तुम्ही जरूर लिहून द्या आणि त्या प्रश्नांना योगेंद्रजी उत्तर देतील. सुभाष भाई, खोपड़े जी, आभा जी, यहाँ मौजूद सभी साथियों, पुणे आकर हमेशा अच्छा लगता है. मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि देश के कौन से शहर आपको ज़्यादा पसंद हैं. हर बार मैं उसमें से पुणे का जिक्र करता हूँ. सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, मौसम उसका एक कारण है. पुणे में ही है कि आपको बताया जाए कि 6 बजे भाषण है और दरअसल 6 बजे आप कमरे में घुस जाएं और दरअसल कुछ समझदार लोग आपकी बात सुनने को आए. ये महाराष्ट्र की परंपरा है व्याख्यान की, जो अब देश में बहुत कम बची. मैं तो देश भर में जाता हूँ, देखता हूँ. सार्वजनिक व्याख्यान और सार्वजनिक विचार विमर्श की ये जो परंपरा महाराष्ट्र में बचा के रखी गई, ये एक अनूठी उपलब्धि है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है. कम से कम उत्तर भारत में बार बार जाके मैं कहता हूँ कि हमें कुछ इस चीज से सीखना चाहिए. पुणे के प्रति जो लगाव था वो इस बार और ज्यादा बढ़ा जब मैं लोकसभा चुनाव में यहाँ आया. जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ चुनाव प्रचार किया, आप लोगों मतलब आम आदमी पार्टी के हमारे साथियों ने, कम से कम मेरे लिए वो एक मिसाल था कि राजनीति मर्यादा में, आदर्श में और गंभीरता से, जैसे रात को सब साथी बैठ के वहाँ खाना खाते थे, जैसे जिस लगन से लोग लगे थे इस काम में, और जिस तरह से हर किस्म की राजनीति की संस्कृति और मर्यादा का हमने पालन किया, वो देश भर में हमारे साथियों के लिए एक मिसाल थी. ये बात मैंने तब भी कही और चुनाव परिणाम जानने के बाद भी कही.
दुनिया में हर चीज को आप वोट से नहीं तोल सकते। आपकी माँ आपको कितना प्यार करती है, इसको आप बर्थडे गिफ्ट से नहीं नाप सकते। हर चीज को वैसे नहीं देखेंगे। और मेरा वाकई पुणे की राजनीतिक संस्कृति में और यहाँ के हमारे साथियों में मेरी आस्था बढ़ी चुनाव में आने के बाद, और इसलिए मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके सामने आके कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। एक मायने में आप सोच सकते हैं कि आज वैकल्पिक राजनीति के बारे में बात करने का बहुत अच्छा दिन नहीं। ये मौका, लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली। उसके बाद कुछ उपचुनाव हुए, जो लोग नरेंद्र मोदी जी से त्रस्त थे उन्हें लगा कि थोड़ा सा राहत की सांस मिली। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ऐसे में मैं अपने अनेक मित्रों को उदास देखता हूँ, निराश देखता हूँ, और कई बार पूछते हैं क्या भाई 10 साल तक ये चलेगा क्या? 5 साल की बात नहीं करते लोग आजकल, 10 साल की बात करते हैं दोनों तरफ से। और कहीं ना कहीं इसका हमारे दिलो दिमाग पे असर होने लगता है। और ऐसे में आके वैकल्पिक राजनीति के भविष्य की बात करना अपने आप में शायद दुस्साहस की बात लगती है, एक ऑडेसिटी लगती होगी इस बातचीत में। लेकिन मैं चाहूंगा कि बातचीत के अंत में आप बताएं, आप खुद सोचें और कहें कि क्या इतनी ही दुस्साहस की बात ये है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुस्साहस की बात लगती है, ऐसा महसूस होता है कि आज शायद ठीक घड़ी नहीं है। वो शायद कई मायनों में सबसे उपयुक्त घड़ी है इस सवाल पे सोचने के लिए। हमारे पास समय है और ठीक इसी तरह की घड़ी होती है। राम मनोहर लोहिया ने एक प्रसिद्ध लेख लिखा था। लेख का शीर्षक मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। लेख का शीर्षक था निराशा के कर्तव्य। बहुत अद्भुत लेख था वो भारतीय राजनीति में। वो भी ऐसे ही चुनाव परिणाम के बाद एक निराशा के क्षण में लिखा गया था, निराशा के कर्तव्य नाम से। उस भाव में मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए एक फुर्सत का क्षण, एक क्षण है जिसमें हम सोच के अगले 4 साल, अगले 5 साल, अगले 15 साल के बारे में सोचें और एक भविष्य की रूपरेखा सोचने समझने की कोशिश करें। उसमें मेरा जो छोटा योगदान हो सकता है वो देने की मैं कोशिश करूंगा। जिसे मोदी लहर कहा गया 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद के विधानसभा चुनाव, वो दरअसल थी क्या? उसे समझे बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। उससे इनकार करके भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। मैं मान के चलता हूं कि इस हॉल में बैठे हुए काफी लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी जी से बातचीत में उनके विचारों से विरोध रखते होंगे। आम आदमी पार्टी की मीटिंग में ऐसा होना स्वाभाविक है। और लेकिन कई बार विरोध करते करते एक मानसिकता बन जाती है जिसमें हम बिल्कुल साधारण तथ्यों से इनकार करने लगते हैं। जो बात सड़क पे हर व्यक्ति को पता है, हम उससे इनकार करने लगते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं क्या हुआ, सिर्फ 28% वोट आए हैं, 122 सीट आई है, मेजोरिटी थोड़ी आई है। हरियाणा में हमारे साथियों ने कहा कि बस किसी तरह से मेजोरिटी आ गई 47 सीट की, 33% वोट है, इसमें क्या बड़ी सफलता है। ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन हमारा मन दरअसल जानता है कि ये बात सच नहीं है। और राजनीति में सबसे बड़ी भूल जो होती है वो दूसरों के सामने झूठ बोलना सबसे बड़ी भूल नहीं है, अपने आप से झूठ बोलना सबसे बड़ी भूल है राजनीति। क्योंकि सेल्फ डिसेप्शन जो है वो खत्म कर देता है हमारे। तो इसलिए पहला कदम होगा स्वीकार करना कि कुछ ऐसा हुआ है इन चुनावों में जो बड़ा है,
जो हमारी प्रत्याशा से अलग था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती पे हमारे लिए पेश करता है। लेकिन ये क्यों हुआ? एक बार हमने मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ, फिर सवाल है कि ये क्यों हुआ? सामान्य मीडिया का मुहावरा है, मोदी का करिश्मा, मोदी का चमत्कार, उनका जादू। क्योंकि मीडिया को हर प्रक्रिया को एक घटना में बदलना होता है, हर घटना को एक व्यक्ति में बदलना होता है, तभी मीडिया का धंधा चलता है। लेकिन हमें हर व्यक्ति को घटनाओं से जोड़ना होगा, हर घटना को उसके नीचे की जो प्रक्रिया है उसके जरिए समझना होगा, जिसे हम मोदी वेव कहते हैं। दरअसल मैं समझता हूं 3 तरह की चिंताओं का नाम है। इस देश में 3 तरह की चिंता पैदा हुई थी एक आम आदमी के मन में, और नरेंद्र मोदी ने, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों चिंताओं का एक उत्तर दिया। वो उत्तर गलत है, मैं बाद में कहूंगा कि वो उत्तर आत्मघाती है, भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन वो उत्तर है क्या और वो चिंता क्या थी, ये समझे बिना अगर हम आलोचना करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनमें से एक चिंता राजनीतिक है, एक आर्थिक है, एक सांस्कृतिक है। इन तीन बड़ी चिंताएं पैदा हुई थी इस देश में, और उसका जन्म देने के लिए अगर कोई शक्ति सबसे बड़ी जिम्मेवार थी तो वो कांग्रेस सरकार और यूपीए का पिछले 10 साल का शासन था। यूपीए कांग्रेस का जो 10 साल का शासन था, उसने एक तरह का देश में राजनैतिक, प्रशासनिक और नैतिक शून्य पैदा किया। उस शून्य में ये इन चिंताओं और सवालों ने जन्म लिया। क्या चिंता थी? मैंने कहा पहली राजनैतिक चिंता। राजनीतिक चिंता क्या थी? राजनीतिक चिंता ये थी कि बार बार आप इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देखते थे और आपको महसूस होता था, इस देश के साधारण नागरिकों को महसूस होता था, इस देश में कोई राज करता भी है या नहीं करता है, कोई नेतृत्व है भी इस देश में कि नहीं है, फैसले होते कहां हैं, प्रधानमंत्री इस देश के फैसले लेता है, कोई और इस देश में फैसले लेता है। चिंता ये थी कि क्या इस देश की हित रक्षा के प्रति इस देश का राजनीतिक नेतृत्व गंभीर है भी या नहीं है। ये एक चिंता थी, सामान्य व्यक्ति के मन में चिंता थी। ये नेतृत्व की चिंता है, ये गवर्नेंस के बारे में चिंता है कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। दूसरी चिंता आर्थिक थी। आर्थिक चिंता ये थी, क्या इस देश में अंतिम व्यक्ति को, आर्थिक चिंता के 2 अलग अलग स्वरूप थे, अंतिम व्यक्ति को कुछ हासिल होगा या नहीं होगा। तमाम तरह के बड़े बड़े दावे होते थे, बड़े बड़े वायदे होते थे, लेकिन ना गरीबी रेखा पे बहुत फर्क पड़ता था, ना बेरोजगारी पे फर्क पड़ता था, ना ही महंगाई पे फर्क पड़ता है। तो एक आम आदमी के मन में एक चिंता थी कि मेरी खुशहाली, मेरी जिंदगी के जो बिल्कुल बुनियादी जरूरत है वो क्या कभी मेरे लिए पूरी हो सकती है? क्या ये देश आर्थिक रूप से प्रगति, उन्नति करेगा या नहीं करेगा? कांग्रेस सरकार इस चिंता का जवाब देती हुई दिखाई नहीं देती। तीसरी चिंता, जो समझने में शायद हमें वक्त लगेगा, वो सांस्कृतिक चिंता थी। मैं फिर आपको कह दूं, मैं फिलहाल सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मानसिकता क्या थी जो इतने लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ ले गई। वो मानसिकता सही थी, गलत थी, इस पे बाद में मैं कहूंगा, पर समझना पहला काम है। तीसरी सांस्कृतिक चिंता थी। सांस्कृतिक चिंता कुछ ऐसी थी कि क्या हम अपने ही देश में अपनी संस्कृति के बारे में एक लज्जा, शर्म, संकोच के भाव से रहेंगे, या हम अपने देश में अपनी संस्कृति के बारे में गर्व से अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी चिंता बहुत लोगों को होनी शुरू हुई।
इन कुछ चिंताओं में कुछ वाजिब है, कुछ चिंताएं वाजिब नहीं है, लेकिन देश के बहुत बड़े वर्ग में एक ये चिंता, एक सांस्कृतिक चिंता थी कि मेरी पहचान क्या है, क्या हम अपने ही देश में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी बात, अपने पहचान के बारे में हम खुल के बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। इन तीनों चिंताओं के पीछे, ये तीन चिंता थी लोगों के मन में, जो उन्हें अंततः नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेके गए। इन तीनों चिंताओं की जड़ में, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस यूपीए का, या कहिए इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान का जो राजनीति करने का पिछले कई सालों का अनुभव था, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, वो इसकी जड़ में थी। कैसे? जो राजनीति की चिंता है वो इस बात से उभरती थी, जो हमने कहा, वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मनमोहन सिंह राज कर रहे थे, प्रधानमंत्री थे, निर्णय सोनिया गांधी ले रही थी, कई बार तो पता नहीं लगता था कि निर्णय ले कौन रहा है। तेलंगाना के प्रश्न पे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो निर्णय लिया किसने था। कश्मीर में किस तरह की स्थिति आई, वहां निर्णय वो कैसे रहा था, कौन निर्णय ले रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो वो तो समझना दिक्कत नहीं है। जो आर्थिक सवालों पर जो चिंता थी, वो हमारे देश में जो अर्थनीति जिस तरह की चलाई जा रही थी, उससे पैदा हुई चिंता थी। इसे कई बार हम कह देते हैं नव उदारवाद, लेकिन केवल वो नहीं था, क्योंकि अगर नव उदारवाद से लोग परेशान होते तो नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं जाते। कुछ और मामला था। हमारे देश में समाजवाद के नाम पे, हमारे देश में आम लोग, क्योंकि हर आर्थिक नीति कहती थी गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, गरीबों के लिए ये, गरीबों के लिए वो इत्यादि, ये सारी अर्थनीतियों से अंततः अंतिम व्यक्ति तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उसका जो ढकोसला था, उसकी जो हिपोक्रेसी थी हमारी पूरी आर्थिक नीति, उससे उपजी हुई चिंता थी। और जो तीसरी चिंता है, वो हमारे देश में सेकुलरिज्म का जो ढकोसला है, उससे पैदा हुई चिंता थी। ये शब्द सुन के आपको अजीब लगेगा, सेकुलरिज्म का ढकोसला, क्योंकि ढकोसला मतलब हिंदी में इसका होता है फार्स, एक तरह का सेकुलरिज्म का फार्स। फार्स क्या था सेकुलरिज्म का हमारे देश में? सेकुलरिज्म अपने आप में फार्स नहीं, मैं बताता, मैं अक्सर कहता हूँ सेकुलरिज्म हमारे देश का सबसे पवित्र सिद्धांत है और इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा ढकोसला है। दोनों चीजें एक साथ। ये सेकुलरिज्म का ढकोसला क्या था कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो राजनीति की गई, वो सिर्फ अल्पसंख्यक को बंधक बना के रखने की राजनीति थी। अल्पसंख्यकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि हम तुम्हें दंगों में सुरक्षा देंगे, बस हमसे और कुछ मत मांगना, बिजली मत मांगना, पानी मत मांगना, शिक्षा मत मांगना, और कुछ नहीं मांगना, दंगों में सुरक्षा देंगे और तुम सुरक्षित महसूस होते रहो, इसलिए बीच बीच में दंगे करवाते रहे ताकि तुम्हें एहसास रहे कि तुम सुरक्षित हो। इस ढकोसले को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। ये ढकोसला कहीं ना कहीं तो टूटना था और ये ढकोसला टूटा। तो तीन चिंताएं थी। तीनों चिंताएं हमारे देश में राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान ने जिस तरह से हमारे देश की राजनीति और गवर्नेंस को चलाया था, जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को चलाया था, जिस तरह से सेकुलरिज्म को चलाया था, उन तीनों से पैदा होने वाली चिंता है। वैकल्पिक राजनीति की आज की बात में मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं शुरू में? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर इस देश में वैकल्पिक राजनीति के बारे में सोचना है तो इन तीनों चिंताओं का एक वैकल्पिक समाधान देना होगा। नरेंद्र मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास इन तीनों का एक समाधान है। वो समाधान खतरनाक है। आज जितना भी आकर्षित लग रहा है, आज जितने भी लोग उसके प्रति आशान्वित हो, आकर्षित हो, ऐसा हमेशा होता है। याद रखिए, सन 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया था, तो साल भर इस देश के अंदर कैसा माहौल था। सोनिया जी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, भगवान के बाद दूसरा स्टेटस उनका हुआ करता था। और वो देखा आपने क्या जमाना बदलता है, सब चीजें बदल जाती हैं।
सच दिखाई देने लग जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी का वक्त चल रहा है, लेकिन ये आप देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी इन 3 चिंताओं का क्या समाधान देते हैं। पहली जो गवर्नेंस की चिंता है, उसका समाधान नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये है कि आपको एक ताकतवर नेतृत्व मिलेगा। 56 इंच ताकतवर नेता, जो कर देगा वो फैसला कर देगा, दमदार है, हिम्मत है। एक बात याद रखिए, दुनिया में हमेशा जब जब लोकतंत्र पे हमला हुआ है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडरशिप के नारे के सहारे हुआ है। दुनिया में कहीं भी जहां आप देख लीजिए डेमोक्रेसी को चैलेंज किया गया है, उसका स्लोगन हमेशा ये रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव लीडरशिप। ये नरेंद्र मोदी का सॉल्यूशन है। दीर्घ काल में, आज नहीं, आज दिख नहीं रहा, दीर्घ काल में ये जो समाधान है, ये इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का समाधान है। देश में नहीं, आप कुछ देर बाद देखिएगा बीजेपी के अंदर क्या होता है, बीजेपी पार्टी के रूप में क्या होगा। अभी ऑलरेडी हो गया है, लगभग काफी कुछ हो चुका है, लेकिन देश में खुद बीजेपी के अंदर लोकतंत्र को चुनौती देने वाला मॉडल है। दूसरा, ये जो आर्थिक चिंता है लोगों की, उसका नरेंद्र मोदी का क्या समाधान है? यहां नरेंद्र मोदी का समाधान बहुत पुराना है। वो ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। बस आर्थिक वृद्धि हो देश में। ये आंकड़ा 6%, 8%, 10% निवेश ये होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो हर एक को फायदा होगा। आप ज्यादा मत पूछो कि किसको कितना मिला, किसको क्या मिला, लेकिन सबको मिलेगा, चिंता मत करो। ये पुराना इस देश में, और काफी इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी ये फॉर्मुलेट किया। ये वाला मॉडल है, ये मॉडल बिजनेस फ्रेंडली मॉडल है। ये मॉडल, इस मॉडल से शायद आर्थिक वृद्धि होगी। आप ये मान के न चले कि कुछ नहीं होगा इससे, कुछ होगा इससे, क्योंकि पिछली बार जो मनमोहन सिंह की सरकार, खासतौर पे यूपीए 2 के जमाने में, जो उनकी अनूठी उपलब्धि थी, क्योंकि यूपीए 2 एकमात्र सरकार थी जिसने एक ही साथ इस देश के अमीर और गरीब दोनों को नाराज कर दिया। अमीर को लगता था हाय हाय कुछ नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी नहीं बन रही, कोई रिफॉर्म नहीं हो रहे, और गरीब को लगता था हाय हाय कुछ नहीं मिल रहा। मतलब ये अनूठी उपलब्धि थी। ये सरकार कम से कम जानती है किसके लिए काम करना चाहती है, और उनके लिए काम होगा। तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, अखबारों में उसकी काफी अच्छी तारीफ आएगी, काफी तरह की चीजें बनेंगी इस देश में, चकाचौंध बढ़ेगी, एक खास तरह की चीजें होंगी। लेकिन वो मॉडल है, वो एक एस्टेब्लिश्ड मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। और तीसरे, संस्कृति के सवाल पे जो आम लोगों की चिंता थी, उसे नरेंद्र मोदी उसका क्या उत्तर देते हैं? वो उत्तर है बहुमतवाद। मेजॉरिटी में है, जो मन में आया करेंगे, जो इच्छा करके देख लो। बिल्कुल खुला बेशर्मी का उत्तर है वो उत्तर। फिर याद रखिए, मैं अपने सेकुलर दोस्तों से बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के सेकुलर लोग गलत दिशा में देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आके कुछ ऐसा कानून बनाएगी जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बहुत समझदार आदमी है, ऐसी बातें थोड़ी करेंगे। वो सोच रहे हैं कि सरकार दंगे भड़काएगी। ऐसा नहीं होगा। दरअसल दंगे भड़काए जाते हैं कुछ करवाने की नीयत से, और अगर वो चीज बगैर दंगे भड़काए हो जाए तो फिर दंगे भड़काने की क्या जरूरत है। और याद रखिए, हमारे प्रधानमंत्री को इस सवाल पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस उन्हें खड़ा होना है और मुस्कुराना है, पर्याप्त। बैठे हुए गढ़चिरौली के अंदर, गोरखपुर में थाने में बैठे हुए कांस्टेबल को मैसेज मिल जाता है कि क्या करना है। और अंततः आपके देश का संविधान वही है जो कि थाने में बैठा हुआ जो थाने का अध्यक्ष है, एसएचओ जो है, वो तय करता है कि आपकी ह्यूमन राइट्स क्या है, आपका संविधान क्या कहता है, आपके देश का कानून क्या है। उसको इशारा मिल जाता है। इसके कोई कानून बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इस तीसरे सवाल पे सीधा उत्तर है मेजॉरिटेरियनिज्म का, जो बहुमत में है, जो समुदाय बहुमत में है, वो तय करेगा कि ये देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी के पास इन तीनों सवालों का उत्तर है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये तीनों उत्तर ऐसे हैं जो इस देश की जड़ खोद देंगे। ये तीनों उत्तर इस देश की बुनियाद के खिलाफ है। अंग्रेजी में इसका एक अच्छा मुहावरा है, मराठी हिंदी में मुहावरा बनाने की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं दैट मिस्टर मोदी इज फंडामेंटली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत का जो सपना है, जिस पे बुनियाद पे ये संविधान और देश खड़ा है, वो बुनियाद ये तीन विचार है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें अंतिम व्यक्ति की सत्ता हो, ऐसा डेवलपमेंट जो आखिरी व्यक्ति के आंसू पहुंच सके, और विविधता जिसको ये देश सेलिब्रेट करे बजाय कि विविधता जिसको खत्म करने की कोशिश करे। सो डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, इन तीनों विचारों पे देश कायम है। और आज की सरकार जितना भी ऊपर से चमक हो, जो कुछ भी हो, वो जो विचार पेश कर रही है वो इन तीनों स्तंभों को चुनौती देने वाले विचार है। लेकिन विकल्प किसके पास है? विकल्प उनके पास नहीं है जो अपने आप को विपक्षी दल कहते हैं। कल मैंने ये बात कह दी तो उससे शायद मीडिया में थोड़ा सेंसेशन हो गया है। मैंने कल बंबई प्रेस क्लब में कहा कि ये कांग्रेस 5 साल बाद बचेगी भी या नहीं बचेगी, मुझे तो पता नहीं है। तो उस पर पूछने आ गए थे कि आपने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ऐसी भविष्यवाणी कौन कर सकता है? मैंने सिर्फ प्रश्न किया है, और वो ये है कि क्या इस देश में आज ये जो डोमिनेंट मॉडल है, ये जो डोमिनेंट राजनीति चल रही है, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक धुरी बनने जा रही है इस देश में। जो उसके विरोध में, क्या उनके पास विरोध करने की क्षमता है? कांग्रेस में तो मुझे दिखाई नहीं देती। 44 एमपी लेके वो लोकसभा में बोल पाएंगे? मुझे नहीं लगता। लोकसभा के बाहर सड़क पे कुछ आंदोलन कर पाएंगे? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आप जरा देखो आपके अपने राज्य में, आप अपने राज्य में भी देख लीजिएगा, ऐसा कोई कांग्रेस का नेता देखिए जिसने पिछले 20 सालों में कोई आंदोलन किया हो। जहां तो लोगों से पूछता हूं, लोग कहते नहीं 35 साल का तो याद नहीं आ रहा। तो ये तो इनके बस में नहीं है। सड़क पे आंदोलन करना, बाहर जाके कुछ करना, वो तो संभव नहीं है। और विचार के स्तर पे क्या कुछ भी नहीं। दरअसल इनका अपना कार्यकर्ता, जो बीजेपी की भाषा है जमीन पे, उससे अलग भाषा नहीं बोलता है। इनका अपना कार्यकर्ता इनके विचार से नहीं, जो अपने संविधान में कांग्रेस वाले बोलते हैं, कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन जो टीवी पे बोलता है, उनका अपना कार्यकर्ता उसमें विश्वास नहीं करता। तो कोई इनको कोई विचार का विकल्प नहीं दे सकता। तो आज इस देश के सामने चुनौती है, और उस चुनौती को जवाब इस देश का तथाकथित राष्ट्रीय विपक्ष दे नहीं सकता। आप दूसरे तरीके से देख लीजिए, पिछले 20 सालों का अनुभव बताता है कि जहां जहां कांग्रेस एक बार 20% वोट के नीचे गिर गई, वहां पलट के वापस नहीं आए। हिंदी में कहते हैं बैठ गई तो बैठ गई। वो एक बार जहां बैठ जाती है कांग्रेस, वहां उठती नहीं है। तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, बिहार, हो सकता है इस लिस्ट में महाराष्ट्र जुड़ जाए, हो सकता है इस लिस्ट में हरियाणा जुड़ जाए। फिर इस देश की लंबी सी पट्टी है जहां कहने को कांग्रेस सबसे बड़ी विकल्प है, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसा लगता है वो शाश्वत विपक्ष बन गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 15 साल से कांग्रेस विपक्ष में है भी और नहीं भी, कुछ नहीं हो रहा विपक्ष। तो इसलिए एक जो संभावना, एक गंभीर संभावना बनती है, वो ये कि जहां भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी, वहीं कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में सिमट जाए। एक छोटे से, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले होती थी, आज से 20 साल पहले कांग्रेस राष्ट्रीय थी, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य की पार्टी नहीं थी, लेकिन 4-5 राज्यों की पार्टी थी। कुछ वैसा ही इस देश में हो सकता है पलट के। ऐसे में ये है आज इस देश में वैकल्पिक राजनीति की चुनौती।
वैकल्पिक राजनीति मतलब क्या? मैं अक्सर कहता हूं वैकल्पिक राजनीति, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में 3 चीजों में अंतर करने की जरूरत है। पहला, राजनीति के विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स टू पॉलिटिक्स। राजनीति गंदी है, राजनेता बड़े गंदे हैं, पॉलिटिक्स नहीं करनी, कुछ और करना है। मुझे हमेशा इस बात से डर लगा है, क्योंकि राजनीति के विकल्प का मतलब है लोकतंत्र के विकल्प। अंततः राजनीति के विकल्प बनाने की जो भाषा है, ये आपको एंटी डेमोक्रेटिक डायरेक्शन में लेके जाएगी ही जाएगी। दूसरा है राजनैतिक विकल्प, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स क्या है? सपा की सरकार हार गई, बसपा की सरकार बन गई, कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई, बीजेडी चली जाएगी, हो सकता है वहां बीजेपी आ जाए, लेफ्ट चला गया, ममता बनर्जी आ गई। ये स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्प हैं, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिक्स के एस्टेब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं। ब्रिटेन में बड़ा सुंदर शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन की जो ऑपोजिशन पार्टी है, उसको पता है ऑफिशियली क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन। ये ऑफिशियल शब्द है उसके लिए। हर मैजेस्टी मतलब महारानी, हर मैजेस्टी मतलब महारानी, महारानी का वफादार विपक्ष। तो ये जो लॉयल ऑपोजिशन है, उनमें आपस में अदला बदली होती रहे, ये पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स का मामला है। और तीसरा है ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि ऐसी राजनीति जो अपने विचार में, जो अपने चरित्र में, अपने संगठन में, राजनीति की सोच में बुनियादी रूप से अलग हो। और आज इस देश में जो चुनौती है वो ये है कि अगर हमें आज के सत्ता प्रतिष्ठान का विकल्प खड़ा करना है, तो विकल्प सामान्य राजनीतिक विकल्पों के जरिए नहीं आएगा। वो विकल्प एक वैकल्पिक राजनीति के जरिए ही आ सकता है। मैं उससे एक कदम फालतू जाऊंगा। सिर्फ आज की रूलिंग पार्टी का विरोध नहीं, ये तो संयोग है, रूलिंग पार्टीज आती हैं, चली भी जाती हैं, हमेशा कोई नहीं टिकता। लेकिन आज जो चुनौती है वो कहीं गहरी है। अगर मैंने जो बात पहले की, आइडिया ऑफ इंडिया बनी, हिंदुस्तान के सपने बनी, भारत का जो बुनियादी चीज है, हिंदुस्तान की बुनियाद को यदि बचाना है तो आज हमें एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना होगा। ये केवल एक छोटी सी राजनीतिक विकल्प चुनौती नहीं है, इस पार्टी को हराना है, विकल्प विपक्ष को आना है, ये छोटी चुनौती है। लेकिन अगर हमें अपने देश के बुनियादी विचारों को बचाना है तो एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना एक अनिवार्य चुनौती है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब क्या? मैंने थोड़ी देर पहले कहा, विकल्प विचार, वैकल्पिक संगठन और संगठन की संस्कृति, और राजनीति का वैकल्पिक अर्थ। इस पर कुछ क्षण में बोलना चाहता हूं। विकल्प विचार का मतलब क्या? मैंने कहा ये 3 बड़ी चिंताएं थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया। और ये तीनों चिंताएं शुरू हुई क्योंकि देश का जो सत्ता प्रतिष्ठान था कांग्रेस का, उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं। मैंने कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन जब मैं कांग्रेस बोल रहा हूं तो आप उसके अंदर समाजवादी पार्टी को समाहित मान लीजिए, उसमें आप भारतीय बहुजन समाज पार्टी को शामिल मान लीजिए, उसमें आप कम्युनिस्ट पार्टी को भी शामिल मान लीजिए। ये अटपटी लगी थी बात, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से नहीं सोचते कि ये सब एक ही तरह के विचार के हिस्सा है। कुछ उसमें अंतर है, कभी अलग से बात करें तो इनमें अंतर भी नोटिस करने चाहिए। लेकिन इन 3 बुनियादी चिंताओं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके लिए बहुत अलग अलग मॉडल इनके पास उपलब्ध नहीं। तो पूरे देश के सत्ता प्रतिष्ठान ने एक शून्य खड़ा किया है। और अगर हम वैचारिक विकल्प देना, अगर हम कोई विकल्प खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत विकल्प विचार से हो। इन तीनों सवाल में हमें एक वैकल्पिक विचार पेश करना होगा।
कहां से आएगा वो वैकल्पिक विचार? क्या हमें विचारधारा की कोई जरूरत भी है? कई बार हम लोग विचारधाराओं के जंजाल से परेशान होकर कहते हैं ना ये विचारधारा आइडियोलॉजी वगैरह की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं उस बात को, लेकिन हकीकत ये है कि आइडियोलॉजी से कोई भी मुक्त नहीं रह सकता। जो कहता है कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसका मतलब है मेरे पापा की या मेरे रूममेट की जो आइडियोलॉजी है वो मैं स्वीकार करता हूं। यही होता है सामान्य। आइडियोलॉजी ना होने का मतलब है जो आइडियोलॉजी मेरे को उधार मिली है, जो बिना सोचे मैंने उठा ली है, मैं उसको अपने साथ लेके चलने को तैयार हूं। आइडियोलॉजी से बचने का मतलब ये होता है कि एक विषय पे मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरे विषय पे दूसरी बात कह रहा हूं, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। अगर हमें अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग नीतियों पे एक सुसंगत विचार बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं एक विकल्प विचारधारा बनानी होगी। कहां से आएगी वो विकल्प विचारधारा? जैसे ये बात कहते हैं, जैसे ही मैं कहता हूं आइडियोलॉजी से कोई छुटकारा नहीं है, कुछ दूसरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं हाँ अब लाइन पे आए ना, बहुत टाइम से हम कह रहे थे। और वो कहते हैं देखो हमारे पास तो सॉल्यूशन है। अलग अलग कई विचारधाराएं हैं। मार्क्सवादी साथी कुछ समझते हैं, फुले अंबेडकर की विचारधारा से आने वाले साथी कुछ समझते हैं, गांधीवादी साथी कुछ समझते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग कुछ और समझते हैं। ये बने बनाए पैकेज हैं जो लोगों के पास पड़े हैं, और वो कहते हैं अच्छा अब आ गए ना लाइन पे, अब तुम्हें पता लगा ना आइडियोलॉजी की जरूरत है, लो मेरे पास पैकेज है, ले लो। दूसरी चुनौती है इससे बचना। ये 20वीं सदी के जो रेडीमेड पैकेज है ये अनुपयोगी नहीं है, इन सब में कुछ ना कुछ काम की बात है, लेकिन इनमें से किसी एक को अगर हमने दोनों हाथ से थाम लिया तो हम विकल्प विचार इस देश को पेश नहीं कर पाए। ये जो 20वीं सदी के रेडीमेड पैकेज थे वो 21वीं सदी तक आते आते अपनी ऊर्जा, दुनिया दिखा सकने की अपनी क्षमता, दुनिया में रोशनी डाल सकने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। इसीलिए हमें नए विचार की जरूरत है। इसलिए इनमें से हर डब्बे को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन एक हाथ से, और कहना चाहिए कि जरा खोल के देखूंगा इसमें क्या क्या आइटम है। ये तो पसंद है लेकिन वो वाला चलेगा नहीं। जब तक हम इतनी क्षमता नहीं रखेंगे तब तक हम 20वीं सदी की वैचारिक विरासत से सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि सीखता वही है जिसे समझ होता है कि क्या सीखने की जरूरत है, किस चीज से बचने की जरूरत है। वो छलनी अपने हाथ में होनी चाहिए, लेंगे सबसे। तो एक तरह से हमारे सामने जो चुनौती है वो ये कि 20वीं सदी की पूरी जो वैचारिक विरासत है उस विरासत का विश्लेषण करके अपनी छलनी से उसे छान के उसमें से कुछ काम की चीजें निकालने की चुनौती है। 21वीं सदी में नया विचार बनाने की चुनौती ये भी है कि चाहे मार्क्सवाद की विरासत हो, समाजवाद की विरासत हो, फुले अंबेडकर विचार की विरासत हो, गांधीवाद की विरासत हो, पर्यावरण के आंदोलनों की विरासत हो, नारीवादी आंदोलन की विरासत हो, या राष्ट्रवाद के अलग अलग तरह के विचार जो आए, देशज विचार जो आए, उनकी विरासत हो। इन सब विरासत से का एक तरह से अध्ययन करके, उसका निचोड़ करके, उसमें से कुछ 21वीं सदी के लिए क्या ग्राह्य हो सकता है वो निकालना। कभी आप दोबारा पुणे आने का मौका देंगे तो मैं केवल इस हिस्से पे बोलूंगा कि 20वीं सदी से हम क्या सीखें और 21वीं सदी के लिए क्या इसमें निकालने लायक चीज है, लेकिन वो कभी बात नहीं। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विकल्प विचार बनाए बिना एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी नहीं हो सकती। एक दो जुमलों के सहारे, एक दो नारों के सहारे, एक दो मांग के सहारे हम इस बड़ी चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते जो हमारे सामने है। दूसरा मैंने कहा वैकल्पिक राजनीतिक संगठन। वो क्यों? क्योंकि आज इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे जैसी होती जा रही हैं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, फिर वो संयोग से अंग्रेज
वो भी राजा रानी से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसा अंग्रेजी का मुहावरा है। जब कांग्रेस हारी महाराष्ट्र में तो मैंने कहीं कहा था कांग्रेस इज आउट, 3 cheers फॉर कांग्रेस, क्योंकि जो जीते हैं वो बिल्कुल वही करके जीते हैं जो कांग्रेस करती है। और इस देश में मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसका कई मायनों में कांग्रेसीकरण हो रहा है। इस देश की तमाम पार्टियां कुछ बुनियादी अर्थ में बिल्कुल एक दूसरे जैसी बनती जा रही है। वैसा ही संगठन, वैसा ही शुद्ध व्यक्तिवाद। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी क्या है कुछ स्पष्ट नहीं। कल बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने कह दिया अनौपचारिक रूप से, इस पार्टी में तो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं और तो कुछ है नहीं, और वो भी बीजेपी विरोधी नहीं, ये कोई विरोधी आलोचक नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं। हर पार्टी में शुद्ध व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा, हर पार्टी में संगठन में पैसे का खेल, और जो थैली शाह हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनका वर्चस्व। हर पार्टी में दूसरी पार्टी से उधार लिए हुए लोग। भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को टिकट दी थी कांग्रेस वालों को? कांग्रेस एनसीपी वाले 50-60 को टिकट दी, 50-55 को टिकट, और उनमें से 20 लोग जीत भी गए। हरियाणा में भी उन्होंने एकदम थोक बाजार में कांग्रेस वालों को बीजेपी के अंदर ले लिया है। तो मतलब परचून का डील नहीं था, थोक का डील था। पूरे देश में तमाम राजनीतिक संगठन अपने व्यक्तियों में, अपने संगठन की शैली में, संगठन के प्रकार में, संसाधनों में बिल्कुल एक जैसे होते जा रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक राजनीति की चुनौती है कि वो एक वैकल्पिक संगठन तैयार करे। आज इस देश में एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गए हैं। कुछ चीजें आंदोलन है, कुछ चीजें पार्टी, और पार्टी बनते ही आप पार्टियों जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं। मुझे याद है हमारी अपनी पार्टी में जैसे ही हम पार्टी बने, मैं साथियों के बीच में गया, कार्यकर्ताओं के बीच में गया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर अब उन लोगों को तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों करना पड़ेगा, बहुत ये तो घटिया लोग हैं, पूरा शहर जानता है इनके बारे में कि सबसे बदमाश किस्म के लोग हैं। कहा सर वो तो ठीक था, पहले हम आंदोलन थे, अब तो हम पार्टी बन गए हैं। तो ये जो एक हम सबके मन में परिभाषा आ गई है कि पार्टी होना क्या है और आंदोलन होना क्या है, इसको चुनौती देके पार्टी बनने के क्या नए मायने हैं, ये बनाना पड़ेगा। तो कुछ करते हुए एक बार फिर किसी और जगह कार्यकर्ता मुझसे पूछे, सर ये हम कैसे करें, हम तो पार्टी नहीं। तो मैंने झक मार के कहा, मैंने कहा देखिए हम पार्टी भी हैं, हम आंदोलन भी हैं, हम एनजीओ भी हैं, और हम सत्संग भी हैं। हम सब कुछ एक साथ करें, और ये बाद में कोई परिभाषा देता रहेगा कि इसको क्या नाम दें। राजनीति के औजार हर 50-100 साल पे बदल जाते हैं, कोई बाद में चिंता करेगा कि इस नई चीज को नाम क्या दिया जाए, लेकिन हमें कुछ काम करना है। तो राजनीतिक दल की परिभाषा बदलनी होगी, राजनीतिक संगठन के प्रकार बदलने हैं, और वो लोकतंत्र संगठन के अंदर लाना होगा जिस लोकतंत्र की मांग हम संगठन के जरिए बाहर करते हैं। उसके बिना कोई तरीका नहीं। हम स्वराज की बात करते हैं, स्वराज यदि संगठन के अंदर नहीं होगा तो बाहर स्वराज कैसे आएगा? लेकिन किसी के पास फॉर्मूला नहीं है, मांग है, लेकिन कैसे राजनीतिक दलों में अंदर स्वराज आ सके, इसका आज किसी के पास फॉर्मूला नहीं है। हमें उसके फॉर्मूले बनाने हैं। और आखिरी बात वो ये कि हमें राजनीति की परिभाषा बदलनी होगी। आज हमारे देश में राजनीति की एक बनी बनाई परिभाषा है। हम सब जानते हैं राजनीति करने का अर्थ क्या है। राजनीति करने का मतलब है कि आप चुनाव की तैयारी करें, चुनाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, चुनाव लड़ें, जीतें, जीत के सरकार बनाएं और करें। निश्चित ही वो राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या वही एकमात्र राजनीति है? जब हम वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं तो क्या हम राजनीति उसी अर्थ में करेंगे जिस अर्थ में बाकी लोग करते हैं?
या कि हम एक अलग किस्म की राजनीति की कल्पना करेंगे। मेरे मन में एक प्रोजेक्ट रहता है जिसे मैं कहता हूं 100 ways of doing politics। आप सब भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूं, 100 आइटम्स की लिस्ट। राजनीति करने के 100 प्रकार क्या हो सकते हैं, जिसमें से आइटम नंबर 100 है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना। वो भी एक आइटम, वो भी उससे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ और चीजें हैं। आज हमारे देश की भाषाएं खत्म हो रही हैं। सारे तरफ भारतीय भाषाओं में संवाद खत्म हो रहा है। आज तो फिर भी संभव है कि मैं यहाँ आके बोल पा रहा हूँ। आज से 50 साल बाद क्या जब कोई उत्तर भारत से पुणे में आएगा तो वो क्या केवल अंग्रेजी बोलेगा और कोई भाषा बचेगी उसके पास या नहीं बचेगी? हमारे भोजन के साथ देश में क्या हो रहा है, हमारी कलाओं के साथ क्या हो रहा है, संगीत के साथ क्या हो रहा है। ये भोजन के अंदर जो पूरे भारत के भोजन का मटर पनीरीकरण हो रहा है, इसका क्या है? अब आपको बहुत छोटी बात लगेगी और लगेगा इतने गंभीर व्याख्यान में इतनी आखिरी चीज की चर्चा। लेकिन अगर राजनीति शक्ति, अगर राजनीति का मतलब है पावर के संतुलन को बदलना, तो पावर अपने आप को सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के जरिए एक्सरसाइज नहीं करती है। सबसे बड़ी पावर तब एक्सरसाइज होती है जहां जिस व्यक्ति के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो उसे पता भी ना लगे कि उसके शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई औरत सुबह उठती है, एक साधारण औसत हिंदुस्तानी औरत उठती है, दर्पण में अपना चेहरा देखती है और उसे लगता है कि मेरी चमड़ी का रंग ठीक नहीं है। इससे बड़ी पावर दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि आपको अपना चेहरा अपने ही दर्पण में ठीक ना लगे। ये अल्टीमेट पावर है। कोई दुनिया का चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई राजा इतनी पावर कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाया जितना ये क्षण करता। तो सत्ता के तमाम तरीके, सत्ता सैकड़ों तरीके से अपने आप को एक्सरसाइज करती है और उस सत्ता का विकल्प दे सकना वो केवल चुनाव लड़ने और सत्ता में आना एकमात्र उसका जरिया नहीं है। जैसे मैंने कहा, उस 100 आइटम्स की लिस्ट में कुछ एक तो जरूर होना चाहिए कि सांवले की सुंदरता को स्थापित करना। सांवलेपन के बारे में कितने गीत हैं हमारे यहाँ, कितना कुछ है। उसको स्थापित करना हो सकता है किसी की राजनीति की परिभाषा में ना आए और लोग कहें कि क्या कर रहे हो, लेकिन वैकल्पिक राजनीति केवल राजनीति की स्थापित भाषा के अंदर विकल्प नहीं होगा, वो राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम भी करेगा। क्योंकि अंततः राजनीति शुभ को सच में बदलने की जिद का नाम है। जो शुभ है, जो हमें सुंदर लगता है, ये कवियों का काम है, लेखकों का काम है उस शुभ को परिभाषित करना। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि ये जो शुभ है उसको मैं सिर्फ कविता में नहीं रहने दूंगा, उसको किसी फिल्म की कल्पना में नहीं रहने दूंगा, उसको किसी पेंटर की पेंटिंग में नहीं रहने दूंगा, उसे मैं इस दुनिया में उतारूंगा और उसके लिए जो कुछ मेरे पास है वो इस्तेमाल करूंगा। ये जो जिद है, उसके लिए ऊर्जा का संचय करने की जो इच्छा, मैं एक इच्छा शक्ति है, उसे मैं राजनीति कहता हूं। ये सर्वश्रेष्ठ अर्थ में राजनीति है और इस अर्थ में राजनीति आज के जिस युग में हम जी रहे हैं उसका युग धर्म है। युग धर्म यानी कि एक ऐसी किसी भी एज में, किसी भी एक समाज में एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसके जरिए उस समाज के तमाम काम होते हैं। उस समाज का हर अच्छा बड़ा काम है। नानक और कबीर के जमाने में राजनीति उसका युग धर्म नहीं था। उस जमाने का युग धर्म वो था जो नानक करते थे, जो कबीर करते थे, जो दादू करते थे, रैदास करते थे। आज से 150 साल पहले समाज का युग धर्म वो था जो राजा राममोहन रॉय करते थे, विवेकानंद करते थे, दयानंद सरस्वती करते थे। पिछले 100 साल के भारत का और कम से कम आने वाले 20, 30, 40 साल के भारत का युग धर्म है राजनीति। वो राजनीति है जिसके जरिए समाज बदलेगा। राजनीति है जिसके जरिए सबसे अच्छे गीत लिखे जाएंगे,
सबसे अच्छी फिल्म बनेगी, सबसे अच्छा साहित्य बनेगा, वो राजनीति है जो इस समाज को बदलने की संकल्पना, साहस और ऊर्जा देगी। उस राजनीति का निर्माण कर सकना, उस राजनीति को बनाने का सपना लेके आगे बढ़ सकना एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। और आज वैकल्पिक राजनीति के बारे में बोल के मैं आप सबको उसी महत्वाकांक्षा की तरफ, उसी प्रयास की तरफ आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।